हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैरिटल रेप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। और जो अभी मैटर अंडर प्रेजुडिस है, अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है वो क्यों पेंडिंग है और क्या इस पे हर्डल आ रहे हैं, क्या इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसाइड कर सकता है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। तो मैरिटल रेप की अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग द मैरिज इफ़ ए हस्बैंड डूइंग सेक्शुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट हिज वाइफ एंड अगेंस्ट हर विल, तो उसको हम उस एक्ट को, उस सेक्शुअल इंटरकोर्स की उस एक्ट को हम बोल देंगे मैरिटल रेप। कि अगर शादी के दौरान कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कोई भी सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहा है जिसमें वाइफ की कंसेंट नहीं है, तो वो जो एक्ट है ना, डूइंग दैट पर्टिकुलर सेक्शुअल इंटरकोर्स, दैट एक्ट अमाउंट टू रेप। अब क्योंकि वो मैरिज के दौरान हुआ है तो इसे हम बोल देंगे मैरिटल रेप। तो ये तो एक डेफिनेशन है मैरिटल रेप की। तो क्या इंडिया में मैरिटल रेप के ऊपर कोई पनिशमेंट है? अगर रेप के ऊपर कोई पनिशमेंट है तो किस सेक्शन में, वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 375 जब आप आईपीसी देखोगे तो उसमें रेप की डेफिनेशन है। तो रेप की डेफिनेशन अगर एक मैं सिंगल वर्ड में बताऊं तो रेप की डेफिनेशन है बेसिकली इफ़ ए मैन डूइंग सेक्शुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन विदाउट हर कंसेंट एंड इफ even if that woman has given consent and that consent has been got by fraud, misrepresentation और any other fact, तो उस कंडीशन में भी उस एक्ट को हम रेप मान लेंगे। तो बेसिकली अगर हम एक सिंगल वर्ड में बात करें, कंसेंट का मतलब है नो मीन्स नो। अगर कोई भी एक मैन किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और विदाउट कंसेंट कर रहा है तो उस एक्ट को हम रेप मान लेते हैं। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2, सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एक्सेप्शन 2, उसका भी एक्सेप्शन 2, दोनों में एक्सेप्शन 2 दिया हुआ है कि इफ़ ए हस्बैंड डूइंग सेक्शुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ and the age of wife is 18 plus, then irrespective of the fact whether there was a consent or not, that particular act of doing sexual intercourse shall not amount to rape। तो मैरिटल रेप एक एक्सेप्शन है इंडिया में कि मैरिटल रेप पे कोई भी किसी के अगेंस्ट में चार्ज नहीं लगा सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 सब क्लोज एक्सेप्शन 2, सेक्शन 63 बीएनएस एक्सेप्शन 2। अब मुद्दा ये आता है कि जब हमने देखा था एडल्ट्री का केस, तो एडल्ट्री के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि नो पर्सन शैल बी मास्टर ऑफ अनदर पर्सनस बॉडी। तो कोई भी किसी की बॉडी का मास्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने देखा होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए प्रिंसिपल रोज़ निकल के आते हैं। जैसे अभी जस्टिस के एस पुट्टास्वामी, जिनकी अभी 4 या 5 दिन पहले जो स्वर्गवास हुआ है जिनका, उन्होंने एक जजमेंट लेके आए थे वो राइट टू प्राइवेसी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट अडॉप्ट कर लिया था। ऐसे ही अगर हम देखेंगे सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था, हलाला कॉन्सेप्ट को बैन कर दिया था। ऐसे मोहम्मद अहमद खान वर्सेज साहबानो बेगम वर्सेज जजमेंट अगर देखोगे तो उसमें सेक्शन 125 सीआरपीसी को एक सेकुलर प्रोविजन बताते हुए मुस्लिम लेडी का भी मेंटेनेंस अलाउ कर दिया था। ऐसी अगर सबरीमाला, जो इंडियन यंग लॉयर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें सबरीमाला में जो वुमेंस की एंट्री को अलाउ कर दिया था। तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपिंग फेज़ में है। डेवलपिंग फेज़ का मतलब है कि अभी तक, अब देखो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पहले चले आ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल थे, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जैसे अगर देखेंगे इसमें एक मैटर है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जो पहले था उसको पार्शियली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही एक बहस चल रही है जो चल रही है मैरिटल रेप पे। मैरिटल रेप का मतलब कि भैया कि ड्यूरिंग द marriage if a husband doing sexual intercourse with his wife and without the consent of that particular lady, so whether doing that particular act of sexual intercourse shall amount to रेप और नॉट। तो इस पे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर हम देखें लीगल प्रोविजन, तो लीगल प्रोविजन तो ये कहते हैं कि मैरिटल लॉ जैसी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 ऑफ बीएनएस। लेकिन मुद्दा ये चल रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आर्टिकल 14 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 15 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, प्लेस, बर्थ, कास्ट, हर कोई भी फैक्ट ना देखते हुए सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है। आर्टिकल 19 सबको राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करा रहा है। आर्टिकल 21 राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है। और जब किसी को राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम या राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिल रहा है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स मिल रहा है, तो सबके पास इक्वल राइट है।
वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ ए मैन और वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ ए वुमेन, सबके पास राइट टू इक्वालिटी है, सबके पास राइट टू फ्रीडम है। और अगर हम ये एक्सेप्शन अलाउ कर रहे हैं, मुद्दा इस बात पे चल रहा है, अगर हम ये एक्सेप्शन अलाउ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं कि अगर विदाउट कंसेंट अगर हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उसे हम मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट में नहीं लेके आ रहे हैं, तो दैट एक्ट of allowing that particular thing shall amount to discrimination according to article 14, 19 and 21। ठीक है, तो ये तो हो गया मैरिटल रेप कॉन्सेप्ट और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और इसी बात पे बहस चल रही है क्योंकि सब इक्वल है, क्योंकि सबके पास फ्रीडम है, सबके पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। तो ये हम अलाउ कैसे कर सकते हैं। एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो आ रहा है इसमें निकल के, जिस पे अभी कोई बहस नहीं कर रहा, जो मेरे को लग रहा है मेरे को डिस्कस करना चाहिए। जब आप सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी पढ़ोगे ना, या सेक्शन 513 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ोगे, तो उसमें ना लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि आप किसी भी ऑफेंस के लिए कॉग्निजेंस कब तक ले सकते हो। जैसे उसमें अगर लिमिटेशन पीरियड आप देखोगे कि सपोज करो मैं कोई ऐसा ऑफेंस करता हूँ जिसकी पनिशमेंट 6 महीने तक की है, तो मेरे को सिर्फ 6 महीने तक ही मेरे अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अगर 6 महीने निकल जाते हैं ना, तो मेरे अगेंस्ट में फिर कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो 6 महीने के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लेके एफआईआर रजिस्टर्ड होकर ट्रायल कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट में। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 साल तक के ऑफेंस के लिए 1 साल तक कॉग्निजेंस ले सकते हैं, 3 साल तक के ऑफेंस के लिए 3 साल तक। सपोज करो मैं कोई ऑफेंस कर देता हूँ और उसमें पनिशमेंट 3 साल है, तो अगर सपोज करो आज मैं ऑफेंस कर रहा हूँ और आज के 3 साल तक मेरे अगेंस्ट में कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, तो 3 साल बाद मेरे अगेंस्ट में कोई भी ट्रायल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेशन पीरियड बाहर हो जाता है। लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो कि 7 साल से ऊपर हैं, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, इनसे बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जिसमें ज़्यादा है, जो ग्रेव ऑफेंस है बहुत ज़्यादा। उस कंडीशन में जब हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं कॉग्निजेंस, मतलब कि अगर सपोज करो आज कोई ए बी का मर्डर कर दे और 50 साल बाद पता चलता है कि ए ने 50 साल पहले बी का मर्डर किया था, तो 50 साल बाद भी उसके अगेंस्ट में केस चल सकता है। ऐसे ही अगर सपोज करो कोई ए आज बी का रेप कर देता है और 50 साल बाद पता चलता है कि ए ने बी का रेप किया था, तो उसके अगेंस्ट में 50 साल बाद भी रेप का केस चल सकता है। जब आप सेक्शन 513 या 468 ऑफ 469 ऑफ सीआरपीसी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कॉग्निजेंस का मतलब है कब तक लिया जा सकता है। तो रेप में यही होता है कि आप सपोज करो, आपने देखा होगा बहुत लेट भी एफआईआर हो रखी है। जैसे 10 साल बाद कोई लेडी बाहर निकल के आती है, बोलती है कि मेरे अगेंस्ट में तो मेरे साथ तो 10 साल पहले इस पर्टिकुलर पर्सन ने रेप किया था, तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, क्योंकि इस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है कभी भी जब भी उस ऑफेंस का पता चलता है। अब सपोज करो इसमें जो हर्डल आ रहा है मैरिटल रेप में, वो हर्डल आ रहा है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हालांकि मेरे को नहीं पता कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, वो बहस का एक मुद्दा है। हर्डल ये है कि सपोज करो अभी कोई हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल उनकी रिलेशनशिप सही है, वो सही एक साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कल को 5 या 7 साल बाद अगर उनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, कल को अगर उनके बीच में कोई भी डाइवोर्स प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है, तो वो वुमेन अगर सपोज करो एक क्लेम करे कि जी 4 साल पहले हमारे बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स था और वो मेरी कंसेंट के बिना हुआ था, तो जैसे ही वो बोलती है मेरी कंसेंट के बिना हुआ था, तो हस्बैंड के अगेंस्ट में रेप की एलिगेशन लग जाएंगी। और अगर आप देखोगे क्रुएलिटी की भी एलिगेशन लग जाएंगी। और अगर आप देखोगे सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्रुएलिटी की डेफिनेशन में फॉल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तो ये इस पे एक एम्बिग्यूटी है जिस पे एक्सप्लेनेशन अभी मेरे ख्याल से अभी क्योंकि अंडर प्रेजुडिस है, तो जो भी होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे डिसाइड करेगा। और इसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई एफिडेविट वगैरह ये लगेगी, इस पे बहस चल रही है। लेकिन हर्डल यही है। 3 पॉइंट में डिस्कस करूंगा फिर से। मैरिटल रेप कॉन्सेप्ट कोई इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 आईपीसी, सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 ऑफ बीएनएस ये अलाउ ही नहीं करते। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और वाइफ की एज 18+ है, तो उसे हम मैरिटल रेप की श्रेणी में मानते ही नहीं है। मैरिटल रेप जैसी श्रेणी कोई होती ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सबके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो मुद्दा ये आता है कि क्या उस कंडीशन में हम इस एक्ट को अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया जैसे अडल्ट्री वाले केस में हुआ था। तीसरी चीज़ है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो कल को ये जो लिमिटेशन पीरियड वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है, इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन होगी, क्या इसमें कोई नया प्रोविज़न ऐड होने वाला है, तो वो सब चीज़ें हैं। इस सब चीज़ें बहस चल रही है और ये सिर्फ मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, क्योंकि 100% ये कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में तो आएगा और जुडिशरी के एग्ज़ाम में तो 100% ये कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्योंकि जितने भी आपको हम सबको पता है कि जितने भी ये बर्निंग पॉइंट होते हैं जुडिशरी में उठा के वही दे देते हैं। अगर किसी ने यूपी पीसीएसजे का मेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पे जब ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट आया था, अदर बैकवर्ड का
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया था, जो हमने उसे रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया था, तो उस पर डायरेक्ट पहला क्वेश्चन सब्सटेंटिव लॉ का पहला क्वेश्चन ही उस पर था, क्योंकि मैंने वो मेंस दिया था तो मेरे को याद है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट या तो ये आपके किसी एस्से में आ जाएंगे, या डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, राइट टू इक्वालिटी के नाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो अगर हम 3 पॉइंटर लिख के आ रहे हैं, एक्सेप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और उसमें हर्डल क्या हो सकता है, हालांकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे डिसाइड करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक बहस का मुद्दा है, क्योंकि हम पढ़ने के लिए, या अगर इसके बीच में इसके ऊपर कोई डिबेट हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।